हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन जीएस। सो हम लोग पॉलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंडिया यूनियन के बारे में, मतलब आर्टिकल्स 1 से आप मान के चलो एक तरीके से। तो इंडियन यूनियन के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। और स्टेट का फॉर्मेशन जो होता है, इंडियन इंडियन यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, इसके बारे में करेंगे। स्टेट का जो फॉर्मेशन होता है तो उसमें यूनियन का क्या क्या राइट्स होता है, यूनियन किस थ्रू से अब स्टेट को फॉर्म कर सकते हैं, स्टेट बना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन किस तरह के अमेंडमेंट करने की ज़रूरत होती है, स्टेट बनाने का क्या प्रोसीजर है। तो किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना या उसकी टेरिटरी को चेंज करना, ये सब के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आप यदि इंडिया के बारे में देखोगे तो इंडिया के बारे में जो आर्टिकल फर्स्ट है, उस आर्टिकल फर्स्ट में कहा जाता है कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो है वो राज्यों का संघ है। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट है। मतलब जो ये भारत का जो निर्माण हुआ है वो स्टेट के यूनियन से, मतलब इस स्टेट के इस स्टेट के इस स्टेट के इस स्टेट के यूनियन से इस स्टेट का निर्माण हुआ है। भारत राज्य का निर्माण हुआ है, भारत का निर्माण हुआ है। समझ गए इसके अकॉर्ड। लेकिन जब हम इसको हम यूएस से मतलब कंपेयर करते हैं तो यूएस के अंदर जो है, यूएस का जो ढांचा, यूएस जो बना है, बना है तो यूएससी भी बना है। उसके 13 स्टेट था पहले, वो साथ में आए और एक यूनियन बना है। ये डिफर है इंडिया और यूएस के अंदर। डिफर डिफर ये है कि भाई यूएस में स्टेट के पास बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी है, जब चाहे स्टेट कुछ कर सकता है। यूनियन जो है वहाँ पे वो स्टेट के बाउंड्री को चेंज नहीं कर सकता। यूनियन का पावर लिमिटेड है, लेकिन इंडिया के अंदर इस तरह का नहीं है। और यूएस के अंदर जो स्टेट जो यूनियन बना, एक कंसेंसस कंसेंसस के बेस्ड पे, मतलब कि 13 लोग आए और 13 लोग सोचे कि जो भाई हम अकेले अकेले रहेंगे तो हो सकता है कि पिट जाए। इससे अच्छा है कि हम 13 लोगों का एक गुट बना लेते हैं और वो गुट में रहेंगे, इसी तो हम शक्तिशाली रहेंगे। ठीक है, इस कंसेंसस के बेस पे हुआ है। इंडिया का बनना इस तरह का नहीं है। इंडिया का इस तरह से नहीं बनाया गया। इंडिया का बनाने में जैसे कि देखो 53 जो आपका यूनियन मतलब रियासत था, उसको किस तरीके से गठन किया गया है। फिर जो राज्यों का जो बीच में कोई ऐसा इस तरह का अंडरस्टैंडिंग या कोई समझौता नहीं हुआ है। समझ गए। तो हमारे और यूएस के अंदर यहाँ पे राज्यों के बीच में समझौता के आधार पर यहाँ पे एक यूएस के अंदर 13 स्टेट मिलके फिर एक यूएसए बना है। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई स्टेट के बीच में समझौता हो के नहीं हुआ है। तो इंडिया यूएस के बीच में ये डिफरेंसेस है। अब हम आते हैं इंडिया के बारे में कि जो हमारा, अब इसको देखो, अभी हम जब इसको, इट इज़ जस्ट ओनली फैक्ट बेस्ड अभी डिस्कशन कर रहे हैं। यदि हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर हम डिस्क्रिप्शन से कि किसी भी स्टेट के लिए स्ट्रांग क्यों होना चाहिए यूनियन, ठीक, स्टेट की ऑटोनॉमी में लिमिटेशन क्या क्या होना चाहिए, तो हम जब देखेंगे तो उसको डिटेल्स में करेंगे क्यों यूनियन के पास में इतना पावर होना चाहिए, यूनिटरी सिस्टम में क्या फ़ायदा है, क्या। आप धीरे धीरे वो देखना स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा सा फैक्ट्स वाली चीज़ों पे देखते हैं। तो इंडिया के बारे में कहा गया, जो आर्टिकल्स 1 है, आर्टिकल्स 1 में क्या कहा गया है? इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक। अम, तो इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट का यूनियन है। ठीक। यदि इंडियन टेरिटरी के बारे में बात करेंगे, इंडियन क्षेत्र के बारे में बात करोगे, टेरिटरी के बारे में, तो ये एक वास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर आपको तीन चीज कवर होता है। फर्स्ट क्या कवर होगा आपका, जो स्टेट है, राज्य है, स्टेट्स का एरिया। ठीक। दूसरा जो है अभी यूटी का हो गया, संघ, यूनियन टेरिटरी का जो एरिया है वो। समझ गए। और तीसरा ऐसा भी क्षेत्र होता है जो किसी समय भारत सरकार द्वारा उसको ऑक्यूपाई किया गया था। जैसे कि मान लो आप, ऑक्यूपाइड किया गया था, जैसे कि एक टाइम तक आपका जो पांडिचेरी था या दादर नगर हवेली था, या फिर 1961 के अंदर गोवा था। मतलब इस तरह का क्षेत्र जो अभी ऑक्यूपाई किया गया है, न तो यूटी का पार्ट है न तो स्टेट का पार्ट है।
तो ये तीनों मिला के इंडिया का टेरिटरी होता है, इंडिया का क्षेत्र होता है, क्षेत्र, ठीक? समझ गए? लेकिन जब हम इंडियन यूनियन के बारे में बात करते हैं, तो यूनियन में केवल क्या किया गया बोला गया, इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट। जब हम यूनियन की बात करते हैं, जब हम संघ की बात करते हैं, तो उसमें केवल स्टेट की बात की जाती है, राज्य की बात की जाती है, ठीक है? उसमें यूटी की बात नहीं की जाती है और ऑक्यूपाइड वाले की बात नहीं की जाती है। तो क्षेत्र जो है, टेरिटरी टेरिटरी जो है वो बड़ा है किससे? यूनियन ऑफ द स्टेट से, ठीक? समझ गए? तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। यदि हम इससे आगे बढ़ें, तो जब आप देखते हो तो स्टेट और सेंटर के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या किया गया है कि पावर पावर को डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि आप से लिस्ट पढ़ते हैं ना, लिस्ट पढ़ते हैं, जिसमें कि इसको भी स्टेट लिस्ट दे रखा गया, कंकरेंट लिस्ट भी है, इसके लिए भी सेंट्रल लिस्ट है, ठीक? फेडरल सेंट्रल लिस्ट है। तो सबके एरिया को डिवाइड कर दिया गया है और भाई तुम अपने अपने टेरिटरी के अंदर काम करोगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। लेकिन बहुत सारा ऐसा प्रोविज़न भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें स्टेट को सेंटर के मतलब अंदर काम करना पड़ता है बहुत सारे जगह पे। लेकिन बहुत सारा ऐसा जगह भी है जिससे सेंटर से मतलब अलग होके सेंटर से फ्रीडम के साथ काम करता है। सेंट्रल रूल नहीं इम्पोज़ कर सकते हैं स्टेट के ऊपर, बहुत सारा ऐसा है। तो इंडिया के अंदर स्टेट और सेंटर के बीच में ये रिलेशन है। लेकिन जब आप यूटी के देखोगे, यूनियन टेरिटरी की बात करोगे, तो ये यूटी डायरेक्ट कंट्रोल होता है सेंटर के अंदर, ये सेंट्रल के थ्रू गवर्न होता है। समझ गए? प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के अंडर ये काम करता है और प्रेसिडेंट जो अपना रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे रखते हैं और इस एरिया को देखते हैं, ठीक? इसमें की और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, एमएसए, जो इसका एग्जीक्यूशन वाले मैटर को देखता है और जो प्रैक्टिकल जो डे बाई डे का काम होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, यूटी के अंदर देखते हैं। देखो, यूटी का गठन फिर क्यों हुआ, आप बोलेंगे कि यूटी का गठन क्यों किया गया? देखो, यूटी का गठन जो इंडिया के अंदर देखोगे तो बहुत सारी परिस्थितियों के अनुसार किया गया। जैसे आप देखोगे कि जैसे आपका अंडमान एंड निकोबार है, तो ये इसका यदि आप इम्पोर्टेंस देखोगे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उधर इंडियन ओशन के अंदर। उसके बाद इन्वायरमेंटल इसका इम्पोर्टेंस है, कल्चरल इम्पोर्टेंस है, ठीक है? बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से इस अंडमान निकोबार का इम्पोर्टेंस है, ठीक? तो इस एरिया को नेशनल सिक्योरिटी के लिए या नेशनल इंटरेस्ट में इंडिया एज ए होल इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि इसको बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी देकर एक हम सिंगल और बहुत दूर ये स्थित है, तो इसको हम इतना ऑटोनॉमी देकर एक सिंगल बहुत दूर में छोड़ के नहीं रख सकते हैं। इस पे सेंट्रल का कंट्रोल रहना ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम इसको ऐसे करके फ्रीडम देके इसको पूरा छोड़ देंगे, तो इट इज़ डायरेक्टली कंसर्न to the whole Indian security, because you know that the Andaman Nicobar, which is lies in the Indian Ocean and Malacca state, this is a Indian Ocean, this is a Andaman Nicobar, and this is a Malacca Strait, or it is a world vital trade route. So we can't be give them autonomy and give them the give them that kinds of power which is we given to the a सिंगल स्टेट। सो हम नहीं दे सकते हैं, तो समझ गए? लक्षद्वीप को भी देखोगे तो उसका इम्पोर्टेंस अलग है। यदि आप चंडीगढ़ को देखोगे तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चंडीगढ़ बनाया गया था, क्योंकि उसमें यदि देखोगे तो पंजाब और हरियाणा के बीच में प्रॉब्लम है, क्रिएट हो गया। तो इसके वजह से ये चंडीगढ़ है, ये यूटी के अंदर लेके इसको रखा गया एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के वजह से। फिर दादरा नगर हवेली है, तो सबका अपना अपना रीजन है। तो आपने भारत राज्य क्षेत्र के बारे में तो समझ गए। अब हम आते हैं, जब भाई किसी भी स्टेट को बनाने में सेंटर का क्या क्या रोल है, यदि हम देखेंगे तो जो सेंटर है, वो जो सेंटर है, समझ गए? या जो आपका सेंटर है वो किसी भी राज्य को सीमा को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। नहीं मतलब ये आपका आर्टिकल्स किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, या उसके नाम में चेंज कर सकता है, नाम में चेंज कर सकता है, चेंज कर सकता है।
तो ये सब जितना भी है वो वो सेंटर कर सकता है। इसको करने के लिए जो केंद्र है उसको केवल सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू होगा, सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू होगा। और ये जो काम होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 368 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है उस कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के कहा जाता है कि इसको 4 स्टेट में डिवाइड किया जाए। तो यदि मान लो इसको 4 स्टेट में डिवाइड करेगा तो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कर सकता है। इसमें ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, ना तो राज्य से एक बार इसमें ये बोला जाता है कि राज्य को आप ये प्रपोजल भी दे सकते हैं, राज्य को पूछ सकते हैं, जो भाई हम तुम्हारे स्टेट या बाउंड्री को हम चेंज कर रहे हैं, तो राज्य इस राज्य का रिएक्शन इस पे क्या होगा, स्टेट का रिएक्शन क्या होगा, उससे केंद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेंट्रल पार्लियामेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट है वो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू यहाँ पे राज्य की सीमा को बदल सकता है। समझ गए? उसके बाद एक तो है, दूसरा चीज है कि किसी भी राज्य को संघ में शामिल कर सकता है, यूनियन के अंदर शामिल कर सकता है। मतलब जो राज्य अभी है, एग्जिस्टेंस में है, उसको यूनियन के अंदर शामिल कर सकता है। ये आर्टिकल्स 2 के अंदर आता है। समझ गए? अब मान लीजिए कोई ऐसा राज्य है जो कि इंडिया यूनियन के पार्ट नहीं है, तो सेंट्रल के पास ये पावर है कि वो ये कर सकता है। समझ गए? किसी भी नए राज्य को बना सकता है, किसी भी नए राज्य को बना सकता है। सब बताएँ कैसे? जैसे कि एक बड़ा राज्य यूपी है तो उसको 4 राज्यों में डिवाइड कर सकता है, किसी भी नए राज्य को बना सकता है, ये पावर दे रखा गया है। और तीसरा आर्टिकल्स 3 जो कहता है कि भई मतलब ये आर्टिकल्स 2 है, आर्टिकल्स 2 का फर्स्ट ए और बी है, समझ गए? यदि आप देखोगे नेक्स्ट देखोगे आर्टिकल्स, तो इससे क्या पता चलता है कि जो भाई ये सब जो भी करेगा सेंटर, वो पार्लियामेंट जो भी करेगा वो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू करेगा, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू करेगा सरकार। अभी देखो यहाँ पे हम पार्लियामेंट और सेंटर के बारे में बात कर रहे थे, भाई सिंपल मेजोरिटी मतलब क्या हो गया, जो सिंपल मेजोरिटी रहेगा तभी तो गवर्नमेंट में रहेगा, सरकार में रहेगा। तो अभी एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट, इसको दोनों को आप एक मान के चल सकते हैं, लेजिस्लेटिव मान के चल सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए बहुत सारा ऐसा प्रोविजन है जिसमें दो तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आपको मतलब हम पार्लियामेंट संबोधित कर सकते हैं। लेकिन जिस जो सिंपल मेजोरिटी वाला है तो उसमें हम या तो हम सेंट्रल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को नाम ले या पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं। भाई मेजोरिटी रहेगा तभी तो सरकार रहेगा, छोड़ो होता है, इतना टेक्निकलिटी आपको नहीं जानने की जरूरत है। तो ये सब जितना भी होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा, ये 368 के अंदर। समझ गए? देखो ये आर्टिकल 4 में दे रखा गया है। अब देखिए एक केस जो है इंडिया के अंदर, वो है बेरुबारी केस। बेरुबारी केस जो है, बेरुबारी केस में कहा जाता है कि बेरुबारी केस में हुआ क्या था कि बंगाल जो स्टेट है उसके जब हम पाकिस्तान के साथ बॉर्डर का डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहे थे, तो बंगाल के कुछ पार्ट को हमने ईस्टर्न पाकिस्तान को दिया। ठीक? तो अब बंगाल इस बात पे आया कि भाई सुप्रीम कोर्ट में लेके केस लेके आया, जब भाई आप हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, अब ठीक है आप हमारे टेरिटरी को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन किसी अदर राष्ट्र को, किसी अदर स्टेट को आप दे सकते हैं क्या? आपके पास इतनी पावर है? जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बेरोबारी केस में एक अपना जो डिसीजन दिया था, वो डिसीजन दिया कि जो भाई आप के पास ये राइट है कि आप राज्य के सीमा को बदल सकते हैं, राज्य के बाउंड्री को आप चेंज कर सकते हैं, उसके नाम बदल सकते हैं, ये सब आपको आर्टिकल 3, आर्टिकल्स 4, ये सब इसमें ये सब राइट्स हैं। बट आप किसी राज्य के क्षेत्र को किसी विदेशी को जब दे रहे हैं तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ेगी। आप संविधान में संशोधन करके तब जाके ही आप कर सकते हैं। आप सिंपल मेजोरिटी के थ्रू नहीं कर, आप सिंपल मेजोरिटी के थ्रू आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज इस केस में, बेरोबारी केस में डिसाइड हुआ था।
ये चीज़ डिसाइड हुआ था बेरोबारी केस में, भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, संवैधानिक संशोधन के थ्रू ये काम किया जाएगा। ये 368 के अंदर जो 368 में जो संवैधानिक संशोधन होता है, वो संशोधन के थ्रू आप दे सकते हैं। तभी जाके नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था आपको 1960 में, तब जाके इस बाउंड्री का जो प्रॉब्लम था उसको हम सॉर्ट आउट किए थे। अब कुछ बिहार के एरिया का जो बाउंड्री का डिस्प्यूट था वो किए थे। So this is the constitutional power of the parliament and the constitutional obligations of the states। ये हम इसमें देख रहे हैं। इसीलिए देखोगे जब कि 2015 में जब नरेंद्र मोदी का सरकार आया है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बंगला कॉन्क्लेव का जो प्रॉब्लम था बांग्लादेश के साथ, उसको सॉर्ट आउट किया। कॉन्क्लेव का प्रॉब्लम मतलब क्या हो गया भाई, कुछ ऐसा क्षेत्र था जो बांग्लादेश भारत का बांग्लादेश में था, और कुछ बांग्लादेश का क्षेत्र था जो भारत के अंदर था। तो इस कॉन्क्लेव को भाई, क्षेत्र है बांग्लादेश का, है भारत में, ठीक। और इस तरह के कॉन्क्लेव के इशू को सॉर्ट आउट किया था 2015 में। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, आई थिंक 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। हाँ, 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसमें किया गया था 2015 में जाके, तब कौन, क्योंकि आदान प्रदान हो रहा था एरिया का। आप जब आप इंडिया के अंदर आओगे तो ये आप स्टेट की बारे में देख लिया, स्टेट के बारे में कि जो भाई स्टेट की क्या क्या चीज़ है। अब देखो मेन, अब हम आते हैं कि हमारे देश में जो स्टेट का जो गठन हुआ, स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ, वो किस किस बेसिस पे हुआ था, उस बेसिस को हम देखने की कोशिश करेंगे। कैसे किया, देखिए, भाषाई आधार पर जो स्टेट का मांग होने लगा, समझ गए। 1948 में फिर क्या हुआ, भाषाई आधार पर मतलब लैंग्वेज के आधार पर स्टेट का डिमांड होने लगा। लेकिन यदि आप देखोगे इंडिया के अंदर तो हजारों लैंग्वेज है, हजारों लैंग्वेज है। इस आधार पर यदि हम इस स्टेट को मान्यता देने लगेंगे, तो इंडिया के अंदर क्या हो जाएगा भाई, 1-1 किलोमीटर का राज्य बनता चला जाएगा। तो इंडिया एज ए यूनियन उसका फिर सस्टेन करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो 1947 के बाद इंडिया के पास में एक ये बहुत बड़ा चैलेंज था, जो भाई हम अपनी यूनियन को किस तरीके से बनाए और स्टेट का बाउंड्री को किस तरीके से हम एडजस्ट करें। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड अलग था, जैसे भाई मद्रास प्रोविंस था, मद्रास प्रोविंस कर्नाटक के बहुत सारे पार्ट्स थे। इस तरीके का था। इधर केरला, मैसूर, ये प्रोविंस, तो मतलब एक यूनिफ़ॉर्मिटी या एक कल्चरल आप सिमिलैरिटी, इस सब तरह का कॉन्सेप्ट उस टाइम था नहीं। बहुत सारा प्रॉब्लम था कल्चर के बेसिस पे। तो फिर ये कहा गया कि जो भाई इनका डिमांड स्टार्ट हुआ कि जो लैंग्वेज के आधार पे हमें राज्य का गठन होना चाहिए। तब इसको लेकर फिर जो आपका यूनियन था, जो सेंटर था, उसने बोला कि ठीक है भाई। तो एक कमिटी का गठन किया गया टाइम टाइम पे। उस कमिटी ने अपना फिर रिपोर्ट देता गया। फिर जो अल्टीमेटली रिपोर्ट आया, उसके अकॉर्डिंग फिर राज्य पुनर्गठन मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना 1956 में, और उसके अकॉर्डिंग स्टेट का गठन हुआ। अब हम देखते हैं कौन कौन सा कमिटी आया था और उस कमिटी ने क्या क्या रिकमेंड किया, उनका क्या कहना था। 1948 में यदि आप देखोगे, तो 1948 में आया था एक धर कमेटी, एसके धर कमेटी आया था। वो कमेटी जब अपना रिपोर्ट देता है, तो भाषा मतलब लैंग्वेज को की जो बात है, उसको वो नकार देता है भाई। लैंग्वेज की जगह वो बोलता है कि जो भाई एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसी के आधार पर होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसी क्या हो गया, मान लें कि ये उत्तर प्रदेश है, तो इसका मुख्यालय लखनऊ यहाँ पे है, और यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यहाँ मेरठ या मुजफ्फरनगर में लोग रहता है। तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसी होगा कि जो भाई इसको यदि काट के यहाँ पे इसका मुख्यालय बना दे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसी होगा। नहीं तो भाई इसको कार्यालय के काम करने के लिए इसको यहाँ तक जाना पड़ता है। तो दिस इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसी। तो धार कमेटी ने बोला लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज नहीं होना चाहिए एक स्टेट के गठन करने के लिए। लैंग्वेज की जगह पे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसी, प्रशासनिक सुगम्यता को ध्यान में रखकर हम
स्टेट को गठन किया जाए। लेकिन धर कमेटी का जो रिपोर्ट था उसको कोई उसके उसके अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। तो फिर जाके नेक्स्ट कमेटी बना। उस कमेटी का नाम है जेवीपी कमेटी है। जवाहरलाल नेहरू थे, वी पट्टाभी सीतारमैया था, वी और पी था पनिक्कर आई थिंक। जेवीपी समिति के में वही थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। वी से वल्लभ भाई पटेल थे और पी से पट्टाभी रमैया। ये तीन लोगों ने मिलके जो इन लोगों का जो असेसमेंट था, जो भाई आखिर राज्य का गठन किस तरीके से होना चाहिए, किस बेसिस पे हम राज्य का गठन करें। पहला, क्योंकि लोगों का डिमांड था भाई हमें लैंग्वेज के आधार पे दो। तो धार कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया, भाई लैंग्वेज की जगह पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसी को हम आगे लेके चलेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसी के थ्रू, प्रशासनिक सुगमता के थ्रू हम राज्य का गठन करेंगे। बट उस रिपोर्ट पे कुछ हुआ नहीं। तो फिर नेक्स्ट कमेटी जो बना, जेवीपी कमेटी बना। ये भी 1948 में ही कमेटी बना था। तो इस कमेटी ने जो अपना रिपोर्ट 1949 पे 1949 में भेजा, तो इनके भी रिपोर्ट को कोई तवज्जो नहीं दिया गया। समझ गए? इनके भी रिपोर्ट को कोई तवज्जो नहीं दिया गया, क्योंकि ये कमेटी जो था ये भी भाषाई आधार पे राज्य का गठन, इसको मानने को तैयार नहीं था। भाषाई आधार पे राज्य का गठन, ये आधार पर राज्य का गठन, इसको मानने को तैयार नहीं था ये कमेटी भी। लेकिन 1953 में जो राज्य का गठन हुआ है, पहला जो 1953 में जो पहला राज्य का गठन हुआ भाषाई के आधार पर, जिसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश, पृथक करके आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ मद्रास से 1953 में, मद्रास जो था बताए थे ना, मद्रास प्रोविंस, उससे अलग करके आंध्रा का जो गठन हुआ तेलुगु भाषी वो पहला राज्य था, भाषाई आधार पे ही ये हुआ। लेकिन 1948 का जो जेवीपी कमेटी था वो भी भाषाई आधार को नकार दिया। तब कुल मिला के 1953 में ये इसका गठन हो गया। कुल मिला के फिर एक कमेटी बनने की बात आई, जो 1953 में ये कमेटी बना। ये भी तीन सदस्यीय कमेटी था। इसको बोला जाता है फजल अली कमेटी। फजल अली कमेटी जो था, इसके 3 मेंबर थे, पनिक्कर, कुंजरू एंड फजल अली। के एम पनिक्कर पनिक्कर, समझ गए? दूसरा थे एच एन कुंजरू और एक थे ये फजल अली। ये तीनों मिलके भी रिकमेंड किए, जो इनका असेसमेंट था, तो भाई राज्य का गठन किस आधार पे होना चाहिए। तो इन लोगों ने भाषाई आधार को तो मान्यता दी, जो भाई लैंग्वेज होना चाहिए। लेकिन उसके साथ इन्होंने इन्होंने कंडीशंस लगाया। बोला कि भाई लैंग्वेज तो होगा, लेकिन जो कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस को तुम्हें मानना पड़ेगा जिस राज्य को गठन करवाना है। क्या कंडीशन था भाई? एक राज्य एक भाषा, ये नहीं चलेगा। मतलब सिंगल स्टेट एंड सिंगल स्टेट सिंगल लैंग्वेज नहीं चलेगा। ये ऐसा कर दिया जाए तो भाई एक राज्य के अंदर हो सकता है कि भाई इस राज्य का 1 करोड़ पॉपुलेशन है, इसमें से 80 लाख मान लो तेलुगु बोलता है, और जो 20 लाख बचा वो 10 भाषा बोलता है। 20 लाख 10 भाषा बोलता है, 10 भाषा। तो इसके तरीके पे हम क्या करेंगे भाई? एक तो ये हो गया और 10 भाषा, ये मतलब 11 स्टेट हम बना सकते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को ये कमेटी नकार दिया। और इस कमिटियों ने जो अपना रिकमेंड किया, जो भाई हम जो राज्य का गठन करेंगे, इसमें इस 4 कंडीशंस को लगाने के बाद इस 4 चीज को हम जब देखेंगे कि फुलफिल हो रहा है, तब जाके हम गठन करेंगे। ये क्या 4 चीज था वो देखिए। फर्स्ट चीज ये था, जो भाई जो आपका राज्य का गठन होगा वो देश की एकता, मतलब यूनिटी एंड सोवरेनिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए।
सोवरेनिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। और ये यदि यूनिटी एंड सोवरेनिटी को यदि वो उस राज्य के गठन से देश की यूनिटी एंड सोवरेनिटी को डेंजर हो सकता है, तब हम उस राज्य का गठन नहीं करेंगे, इवन द लैंग्वेज बेसिस। राज्य का तो गठन करेंगे लैंग्वेज ही बेसिस बेसिस पे, लेकिन हम इस चार चीज को देखने के बाद डिसाइड करेंगे। दूसरा जो था, जो कि भाषाई और सांस्कृतिक एक रूपता होना चाहिए, लैंग्वेज एंड कल्चरल एक रूपता। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, लैंग्वेज इज द पार्ट ऑफ द कल्चर। जब कल्चर की बात करेंगे, कल्चर के अंदर बहुत चीज मतलब एक साथ आता है, ठीक है। कल्चर के साथ बहुत चीज एक साथ आता है। अब लैंग्वेज के आधार पर यदि देखें, लैंग्वेज एक एक डायमेंशन को केवल कवर करता है, लेकिन कल्चर में देखेंगे तो बहुत डायमेंशन को कवर करता है। लैंग्वेज में केवल भाषा आप बोलते हैं, कल्चर में देखोगे तो भाई जो खाना पीना पहनना ओढ़ना उठना बैठना बोलना, ये सब कुछ कल्चर का पार्ट है, ठीक है। तो लैंग्वेज एंड कल्चर के में यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, मतलब एक रूपता होनी चाहिए, ठीक, तब जाके हम गठन करेंगे। तीसरा जो है, जो भाई फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक, नॉट अ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब इस तीन एंगल पे हम देखेंगे कि जो भाई उस राज्य का गठन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। क्या है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव। तो भाई ऐसा ना हो कि भाई हम भाषा के आधार पे उस राज्य का तो गठन कर दे, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस राज्य के अंदर कुछ है ही नहीं। इकोनॉमिक उसका अपलिफ्टमेंट वहाँ के लोगों का हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस राज्य के अंदर कुछ है ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसिंग आ ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ उस राज्य में ऐसा कुछ है ही नहीं। जैसे कि मान लो, आप मान लो राजस्थान के अंदर ये हो गया, दिस इज द पार्ट ऑफ द राजस्थान। जब अरावली के आप वेस्ट में जाते हो तो ये हो गया थार डेजर्ट हो गया। अब थार डेजर्ट में मान लो कि 500 लोग रहते हैं, वो बोले कि जो भाई मुझे एक राज्य बना दो एक इधर का, तो क्या ये बन सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे यदि फाइनेंशियल इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव देखोगे पॉइंट से, तो कुछ है नहीं भाई। डेजर्ट में है क्या? कुछ है ही नहीं। पर इकोनॉमिक कुछ है ही नहीं यहाँ का, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ हो ही नहीं सकता, तो फाइनेंशियल है ही नहीं, तो ये इसका गठन नहीं हो सकता है। तो इस तीन चीज को देखना जरूरी है। यदि फोर्थ पॉइंट में यदि आप आके देखोगे, तो प्रत्येक राज्य अ, अ, जो है वो किसी भी तरीके से मतलब प्रोग्राम पॉलिसी बनाएगा, वो अपने राज्य के साथ साथ वो पूरे देश के कल्याण के लिए, उस देश के पूरे देश के वेलफेयर के लिए वो काम करेगा। ऐसा नहीं कि जो भाई उस राज्य का बेटरमेंट हो रहा है, लेकिन उसके पॉलिसी से क्या होगा, पूरे इंडिया के अदर स्टेट को मतलब डैमेज किया जा रहा है। जैसे कि मान लें कि ये हो गया वेस्टर्न इंडिया की कुछ पार्ट, जैसे कि हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ये हो गया। तो ऐसा पॉलिसी ने भाई, आप ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या कर रहे हैं? आप ठीक है, आपने प्रोडक्शन बढ़ाया, फूड प्रोडक्शन बढ़ाया, लेकिन आपकी ये पॉलिसी नहीं होना चाहिए कि आप पराली को जलाएंगे और इधर जो एनसीआर वाले लोग हैं उसमें हेल्थ इशू क्रिएट करेंगे। तो इस तरह की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। तो ये चार बेसिस था, उसके अकॉर्डिंग राज्य के गठन करने की बात की गई। समझ गए। अब इसमें देखोगे तो फैक्ट पे जब आओगे, तो बहुत सारा फैक्ट है इसमें, जैसे कि भाई जो 1956 है, 1956 में आप देखोगे तो भारत के अंदर 14 स्टेट था और 6 यूटी था। 14 स्टेट 1956 में, 14 स्टेट एंड 6 यूटी। यदि 6 यूटी की बात की जाए, तो उस टाइम एक तो अंडमान निकोबार हो गया, अंडमान एंड निकोबार, दूसरा दिल्ली हो गया, तीसरा हिमाचल, हिमाचल पहले क्या था? यूटी था। लक लक्षद्वीप हो गया आपका, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, ये हो गया मणिपुर, मणिपुर एंड तीसरा त्रिपुरा। तो ये सब क्या था आपका? यूटी था, और 14 स्टेट आपके थे। अब इसी को फिर तोड़ते 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 उसको आगे पीछे बढ़ाते 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 आज के टाइम में 29-30 स्टेट है। तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं, फैक्ट में देख सकते हैं क्या है। लेकिन आपको मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो भाई सेंटर के पास में क्या पावर है। यदि किसी बॉन्ड, किसी स्टेट के क्षेत्र को यदि बाहरी को किसी को देना है, फॉर विदेशी को किसी को देना है, तो उसमें उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अकॉर्डिंग टू 368 में जाके उसके थ्रू आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज यदि स्टेट मतलब राज्य, भारत के अंदर यदि किसी राज्य की सीमा को बदल रहे हैं, किसी राज्य को काट के दूसरे राज्य को दे रहे हैं, किसी राज्य से
किसी राज्य को बढ़ा रहे हैं, किसी राज्य को घटा रहे हैं, तो उसमें आपको सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू आप कर सकते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा आज यूनियन और यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में देखें, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखें। अब आप देख सकते हैं आगे, जैसे कि फैक्ट में आप बहुत कुछ जान सकते हैं, किस तरह से मद्रास को इससे बम्बई से काट के गुजरात को बनाया गया, किस तरह से पंजाब हरियाणा का जो प्रॉब्लम था उसको फिर काटा गया, हिमाचल उसी में से एक यूटी बना, किस तरह से आप नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो पहले असम था, त्रिपुरा हो गया, और मणिपुर था, तो असम से काट के फिर नागालैंड बनाया गया, मिजोरम बनाया गया, मेघालय बनाया गया, एक आपका नेफा था, जो अरुणाचल वाला पार्ट है वो 1987 में अरुणाचल वाला आपका स्टेट बना। मतलब जो भी है सब, दिस ऑल आर द फैक्चुअल थिंग। होगा तो कभी हम इसको देख लेंगे। नेक्स्ट में हम फंडामेंटल राइट्स या और कोई टॉपिक है वो हम पॉलिटी के अंदर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।